विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित महार वो कौन थे और वो अछूत कैसे बने, इस प्रबंध को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका पहला भाग देखा, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये ग्रंथ, ये प्रबंध जहां पर हम लोगों ने स्टॉप किया था, जहां पर छोड़ा था, वहां से शुरू करते हैं। तो चलिए इस भाग को हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं, दूसरा कारण जो मुझे श्री विल्सन के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने की ओर ले जाता है, वो उन कुल देवताओं से उत्पन्न होने वाले विचारों पर आधारित है जो किसी व्यक्ति को महार समुदाय में मिलते हो। श्री विल्सन की परिकल्पना है और उस परिकल्पना को अगर सही मान लिया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि महार आदिम जाति के लोग हैं। महार एबोरिजिनल, आदिवासी, मूल निवासी जाति के लोग हैं जो महाराष्ट्र नामक देश में आर्यों के आगमन से भी पहले यहां पर निवास किया करते थे। मुझे लगता है कि इस तरह का निष्कर्ष उन कारणों के वजह से असमर्थनीय है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, जिसका मुझे खेद है, उन लोगों द्वारा सराहा नहीं गया है जिनका ये आरोप है कि महार इस प्रांत के आदिम समुदाय के या आदिम वर्गों से संबंधित है। मैं अपने विचारों के समर्थन में, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि मैं अपने विचारों के समर्थन में एक उल्लेखनीय तथ्य की ओर इशारा करना चाहता हूं, और वो यह है कि जहां महार नहीं है वहां मराठा भी नहीं है, और जहां जहां महार है वहां मराठा भी है। यह संबंध केवल संयोग की बात नहीं है, यह संबंध अविभाज्य है, सबूतों पर आधारित है, जो मानव जाति विज्ञान के छात्रों द्वारा अनदेखा किया गया है। मानव जाति विज्ञान, इसे इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स ने भी इस विषय को अनदेखा किया है। यह सभी को पता है कि मराठाओं में कुल होता है, कुल का संगठन होता है, उनके पास उनके अपने कुल होते हैं और उनके अपनी कुल देवताएं होती है। मानव जाति विज्ञान के छात्रों को कुल और कुल देवताओं का महत्व बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा। समान कुल और समान कुल देवता, ये रिश्तेदारी, नाते संबंधों का सूचक है। इसे ध्यान में रखते हुए महारों और मराठाओं के बीच अगर कुल की तुलना की जाए तो यह महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहां पर एक सूची को प्रस्तुत किया है, लेकिन मूल ग्रंथ में, मूल प्रबंध में इस सूची को गायब कर दिया गया है। वहां पर उस ग्रंथ में यह सूची नहीं है, और बाबा साहब के आगे के वाक्यों को अगर हम पढ़ते हैं तब उस सूची में क्या होगा इसका अंदाजा आ जाता है। तो मैं आगे का सेंटेंस पढ़ता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूची प्रस्तुत करने के बाद लिखते हैं, हालांकि वो सूची बुक में कहीं नहीं है, इस सूची पर एक नजर डाल के देखे तो यह पता चल जाएगा कि महारों के बीच ऐसा कोई कुल नहीं है जो मराठाओं में मौजूद ना हो, जो मराठाओं के बीच मौजूद ना हो, और मराठाओं में ऐसा कोई कुल नहीं है जो महारों में नहीं पाया जाता हो। यानी बाबा साहब ने उस सूची में महारों के कुलों के बारे में दर्शाया है और मराठाओं के कुलों के बारे में दर्शाया है, और बाबा साहब ये लिख रहे हैं कि इस सूची को देखने के बाद ये पता चलता है कि महारों में भी वही कुल है जो मराठाओं में है, और अगर कोई कुल मराठा में नहीं है तो वो कुल महारों में भी नहीं है। अगर मानव जाति विज्ञान के इस प्रस्ताव पर भरोसा किया जाए तो इस बात का समर्थन
ये प्रस्ताव इस बात का समर्थन करता है कि समान कुल, अगर इस बात का समर्थन किया जाए कि समान कुल रिश्तेदारी का सूचक है, नाते संबंधों का सूचक है, तो महार और मराठा अपने आप में ये सगे संबंधी है, ये रिश्तेदार है और ये सगे संबंधी समुदाय का निर्माण करते हैं। और महारों को एक आदिम समुदाय के रूप में स्वीकार तब तक किया नहीं जा सकता जब तक हम ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हो कि मराठा भी एक आदिम समुदाय है, मराठा भी एक एबोरिजिनल, एक आदिम समुदाय है। मराठा आर्य है या गैर आर्य है, ये सवाल, ये ऐसा सवाल है जिस पर एक मत नहीं है। रिजले का मानना है कि मराठा आर्य नहीं है और उन्होंने अपने निष्कर्ष का ज्यादातर मानव जाति विज्ञान के मुद्दों पर जोर दिया है। अपने निष्कर्षों के लिए उन्होंने मानव जाति विज्ञान का आधार लिया है। अन्य लोगों ने रिजले के इस दृष्टिकोण का विरोध किया और निष्कर्ष निकाला कि मराठा आर्य है और इस तर्क से कि रिजली के मानव जाति विज्ञान की आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि आर्य आक्रमणकारियों की 2 लहरें भारत में हुई और मराठा जो है ये दूसरे लहर से संबंधित है। यही कारण है कि उनके मानव जाति विज्ञान के मापदंड ये रिजले द्वारा माने गए मापदंडों से मेल नहीं खाते। दूसरी परिकल्पना इस तथ्य से कुछ समर्थन प्राप्त करती है। प्राचीन काल में महाराष्ट्र को इस आधार पर अर्याका कहा जाता था क्योंकि आर्यों का मुख्य जनसंख्या यहीं पर थी, महाराष्ट्र में थी, और इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में मराठा को अभी भी एरर यानी आर्य पुरुष कहा जाता है। चाहे जो कुछ भी हो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि महार आदिम नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि महार आदिम है। इस कथन के समर्थन में जो कुछ भी कहा गया हो, इसके अलावा अन्य सीमा चिन्ह और उत्तरजीविता उपलब्ध है जो इस दृष्टिकोण के समर्थन में भरोसा किया जा सकता है। पहली बात जिस पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए वो यह है कि राजपूतों की स्थिति को दर्शाने वाले कुलों की एक बड़ी संख्या महारों के बीच भी पाई जाती है और एक और ब्राह्मण और दूसरी ओर मराठा, इनके बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इस मुद्दे पर झगड़ा हो गया कि क्या मराठा क्षत्रिय है या नहीं। इस पर यह परीक्षण किया गया कि मराठाओं का कुल क्या उन 96 कुलों में से एक है या नहीं जो राजपूतों में होते हैं और जिनसे राजपूतों को क्षत्रिय होने का दर्जा प्राप्त होता है। अब यदि यही परीक्षण महारों के लिए लागू कर दिया जाए तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा कि महारों का उच्चार मूल रूप से राजपूतों से संबंधित है जो एक क्षत्रिय वर्ग के हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि महारों ने हाल ही में राजपूतों के कुलों को अपनाया है। अपने सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने उनके कुलों को अपनाया है। यह स्पष्ट रूप से गलत है। महारों के बीच एक लंबी परंपरा रही है कि वो अपने आप को सोमवंश के कहा करते थे, जो क्षत्रिय के 2 शाखाओं में से एक है। महारों ने लंबे समय से इस गोत्र को अपनाया है और हाल ही के दिनों में इसे नहीं अपनाया। यह इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि जब ब्राह्मणों द्वारा अंतिम मराठा राजा प्रताप सिंह की स्थिति को जांचने के लिए एक अदालत बिठाई गई, तब ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के एक पक्ष ने प्रताप सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि भोंसले कुल ये राजपूतों के 96 कुलों में से एक है और राजपूतों को क्षत्रियों के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो प्रताप सिंह को भी क्षत्रिय के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। इस विवाद के जवाब में दूसरे पक्ष ने
एक आशंका जताई, एक आशंका व्यक्त की। उनका तर्क यह था कि अगर इस विवाद को सही माना जाए और प्रताप सिंह को, क्योंकि उनका भोसले कुल राजपूतों के कुलों में से एक है, अगर इस तर्क को सही माना जाए तो सभी महारों को भी क्षत्रिय होने का दर्जा देना होगा, क्योंकि राजपूतों की तरह उनमें भी कुल होते हैं, महारों में भी कुल होते हैं। इस जांच के परीक्षण के अलावा यह सच बना रहता है कि महारों ने जो कोई कुल अपनाए थे वो कोई नई घटना नहीं थी, इसलिए महार आदिम नहीं है, महार आदिवासी नहीं है, महार प्राचीन नहीं है। इस विचार के समर्थन में ये मेरी एक राय है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी अपनी दूसरी राय रखते हैं, और वो दूसरी राय क्या है ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।